और सिंपल सा टॉपिक है। यदि थोड़ा मतलब ऐसा क्लियर हो जाएगा ना आपको कि ये किस टाइप से हमने वैल्यू निकाली है, तो आगे के टॉपिक में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो समझिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो अक्षीय रेखा क्या होती है, सबसे पहले बात देखिए। अक्षीय रेखा होती है, एक्सिस लाइन कौन सी होती है, जैसे जिस रेखा में हम खड़े हैं उसी रेखा में हम आगे की ओर चलते जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय रेखा। यानी कि एक ही लाइन के अंदर जो होती है वो क्या होती है, अक्षीय रेखा में। तो सबसे पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नाम है विद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। एक तो हमने ले लिया आवेश -q और एक आवेश ले लिया हमने +q। तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव के अकॉर्डिंग है? कहा था आपको कि आवेश परिमाण में समान होने चाहिए लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत हो। तो और उसके बीच की दूरी आपको मैंने बताई थी 2a। ठीक है, तो ये हमने दूरी ले ली 2a। अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, इसके कारण अक्षीय रेखा पे। तो अक्षीय रेखा क्या होगी, इसी लाइन को आपको आगे की ओर बढ़ाना है। ये मैंने आगे बढ़ा दिया इसको। और मान लीजिए कि कोई बिंदु है P, जहां पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये दूरी 2a है, तो यहाँ पे इसका हम सेंटर मान लेते हैं, बीच वाला केंद्र है O, इन दोनों का। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी तो हो गई a, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी a। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके केंद्र से जो बिंदु P है, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो है R। देखिए इसमें लिखना भी पड़ता है कि इसका बारे में बताना पड़ेगा कि क्या होता है। तो आपको बताइएगा कि विद्युत द्विध्रुव लिया गया है जिसमें दो आवेश है -q और +q। ठीक है, जिसके बीच की दूरी अत्यल्प है, कितनी है 2a। केंद्र से हमने एक बीच में पॉइंट ले लिया O, तो ये दूरी कितनी हो गई a और a। अब इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना काम करने के बाद इस डायग्राम से ही पूरा काम होगा। तो देखिए किस टाइप से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए ये इसको पॉइंट दे देते हैं A, इसको पॉइंट दे देते हैं B। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको बताया अभी, क्या होता है, KQ/R² होता है, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, तो हम में तो दो आवेश दिए हुए, दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। एक तो -q आवेश है और एक +q आवेश है। इन दोनों आवेशों के कारण ही क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले पॉज करो। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो KQ/R² है। ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अपने पास दो आवेश दे रखे, एक तो -q और एक +q। ठीक है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ये तो बताइए, जैसे -q आवेश है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 मान लेते हैं हम। कितनी मान लेते हैं, E1 मान लीजिए या EA मान लीजिए। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो सूत्र क्या होता है, KQ/R²। तो मैंने लिखा K, आवेश आपको पता है ऋणावेश है Q, अपॉन दूरी क्या है यहाँ पे R² है। तो R² कितनी होगी, क्या ये R² ही है, हमें दूरी देखनी है कहाँ पे, बिंदु P पर निकालना है। -q आवेश के कारण बिंदु P पर देखेंगे, कहाँ पे देखना चाहते हैं, अक्षीय रेखा, और इस अक्षीय रेखा पर बिंदु P यहाँ पर स्थित है। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप देखिए -q आवेश से इस P की दूरी देखनी है कितनी है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है a, और इस केंद्र से उस तक की दूरी कितनी होगी r। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी r + a। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल दूरी कितनी हो गई है, आपको दूरी देखनी है इस -q से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से वहां तक की दूरी देखनी है। तो ये देखो यहाँ तक की तो दूरी है a, इसके बाद की दूरी है r। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, r + a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होगा -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है, अंदर की ओर होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, अंदर की ओर। तो ये जो P डायरेक्शन है, यदि आप देखो कोई भी हम ग्राफ पढ़ते हैं तो आपको पता है जब इधर चलते हैं तब तो दूरी आती है पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन के लिए एकांक सदिश लेते हैं P और इसके विपरीत दिशा में चलना है, इसलिए क्या जाएगा माइनस का P। यानी कि हमें इधर के बजाय इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ बताई थी, माइनस यानी कि अंदर की ओर। ठीक है, इसी प्रकार +q आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी मान लेते हैं, E2 होगी। अब +q आवेश कहाँ है, यहाँ पर
आपको बस दूरी देखनी है ये, ठीक है। तो अब इसकी दूरी देखिए क्या है, आर है क्या, नहीं है ना, तो टोटल दूरी है आर, ये और ये बची हुई ए, तो इसमें से आर में से यदि माइनस ए कर देंगे तो क्या दूरी ये बच जाएगी, ठीक है ना। तो आर में से इस पूरी आर में से यदि ये हटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी अपने पास, तो ये दूरी कितनी है, आर माइनस ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ हो जाएगी, इसमें E2 की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, प्लस की होगी, यानी बिंदु P की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस का P के पास जाएगा। आई बात समझ में। अब बस इतना ही करना है कि इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे वो अब देखिए। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यहाँ से, क्योंकि विद्युत ध्रुव के कारण निकालनी है और इसमें दो ही आवेश थे, एक तो माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब E1 का मान तो कितना है अपने पास और E2 का मान कितना है, तो E1 का मान देखिए ये दे रखा है अपने को KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस का पी कैप है तो माइनस का पी कैप लिख देंगे। ये पी कैप क्यों लिया गया है, पी कैप आपको बताया था कि दिशा बताने के लिए होता है, और इसमें दिशा जो है एक में तो माइनस की तरफ है और एक में प्लस की तरफ, और दूसरे में क्या आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और डायरेक्शन प्लस का पी कैप, ठीक है। अब इसके बाद का जो है टॉपिक वो हम थोड़ा सा उधर कर लेते हैं कि देखते हैं कि क्या आएगा। तो ये दोनों वैल्यू तो हमने उतार दिए यहाँ से कि क्या आने वाला है मान, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार दिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ बटा आर स्क्वायर, मैं पहले भी बता चुका। यदि आपको ये नहीं पता चलता तो इससे पहले आप इसका पहले का वीडियो देखिए, फिर आपको जाके ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हो बिंदु P पर, तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूज करनी है, बस आर को ही चेंज करना है, और इसमें देखना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, देखिए क्या होता है। तो वहां से यदि उसको हम ऐड करेंगे दोनों को, तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई टोटल यदि हम लिखें तो कितना आ जाएगा। देखो मैं उसमें से कॉमन जो आ रहा है वो हम कॉमन लेते हैं, एक तो आ रहा है के क्यू, ठीक है, एक पी के आ रहा है तो वो हम बाद में लिख लेते हैं, और क्या टर्म आ रही है, एक में तो आ रही है माइनस का 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक में आ रहा है प्लस का 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाहर क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन पी के, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस मैथमेटिक्स का काम है आगे का। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए के क्यू आ रहा है, हम क्या करते हैं पहले प्लस वाली टर्म को लिख लेते हैं, या फिर जैसे भी आप सोल्व करना चाहो उसको कर सकते हो। तो इन दोनों का पहले हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा इन दोनों का, तो एक का तो आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये आर माइनस, इसमें से हम इसका भाग देंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साथ में चल रहा है माइनस, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आगे है प्लस, इस आर माइनस ए स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किसकी, पी के की। बस अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को सोल्व करना है। आगे क्या आता है वो देखिए, रोकना है। अब इसके बाद में टोटल और क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू, नीचे वाली टर्म तो वैसे की वैसे रहने वाली है। अब देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में होल स्क्वायर चल ही रहा है तो ये हम लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको अपन ओपन करेंगे तो या तो आप पहले वाले प्लस वाले टर्म लिख लो या माइनस वाले बाद में लिख देना, या जैसे अपन चल रहे हैं वैसा भी कर सकते हो। तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और बाहर क्या लग जाएगा, पी के। इसके बाद में
आगे क्या वैल्यू आएगी, अब इसको और सोल्व करेंगे तो देखो ई टोटल का जो मान आएगा विद्युत क्षेत्र का वो कितना आ जाएगा, के क्यू तो है ही, इसके ऊपर कर लेते हैं, पॉज करो एक बार। अब इसके बाद में ई टोटल क्या आएगा, यहां से के क्यू तो है ही, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2r, फिर आगे प्लस है, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2r, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन प्लस का पी के। अब इसमें से जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको काटिए, तो माइनस का आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, तो 2r और 2r कितना हो जाएगा 4r। तो ई टोटल का जो मान आएगा वो कितना आएगा, के क्यू 2r और 2r कितना हो जाएगा 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको बताई थी कि दो आवेश जिसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। अब दो आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है, अत्यल्प है, ये 2a ही पूरी अत्यल्प है, तो a तो खुद क्या हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। अब इसमें से आप देखिए r बड़ा है कि ये a बड़ा है, दोनों में से r बड़ा है या a बड़ा है, तो हम कहेंगे देख सकते हैं कि r बड़ा है, ठीक है, a की कंपेयर में। तो यदि ये तुलना करें, यदि हम ये मान के चले यहां से इफ r इज ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो ये टर्म हो जाएगी बड़ी इससे, तो इसको हम नगण्य मान करके क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो क्या अपने पास टर्म आने वाला है वो देखिए, तो ई टोटल का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा। अब देखो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमने लिखा था कि P बराबर क्या होता है, एक किसी आवेश का परिमाण और दूरी का गुणनफल। तो यहाँ पे दूरी आ रही है 4 RA आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 into 2 की फॉर्म में। तो क्या आने वाला है देखो, K Q into 2a तो मैंने लिख दिया पहले ही, 2a तो लिख दिया, अब क्या बच गया यहाँ से 2 और r और रह गया, तो ये 2r और लिख देते हैं, ठीक है। और अपन में क्या आएगा, r बड़ा है a से, तो r स्क्वायर ही रह जाएगा खाली, और r स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया r की पावर 4। अब एक r से ये कटेगा तो नीचे तो कितना आ जाएगा r क्यूब, ठीक है। और q इंटू 2a किसके बराबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के, तो ये बराबर आएगा k p, और 2 हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2kp अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन कौन सी आ रही है pk, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ही रह जाएगी। ये इसका आएगा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आपको देखना है, फिर भी यदि नहीं समझ आता तो एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, ये हमने कंडीशन ले रखी है Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया P, और डायरेक्शन के लिए क्या ले लिया PK, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से Q इंटू 2a का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये P के बराबर होगा P, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण का आपको फॉर्मूला बताया था वो था Q इंटू 2a, तो इस Q इंटू 2a की जगह हम P लिख देंगे। K ऐसा का ऐसा है, 2 को आगे ले आए, एक r से कट जाएगा तो kp अपॉन r क्यूब, तो ये इसके लिए आ गया अक्षीय रेखा की स्थिति में टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp अपॉन r क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी pk, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे तो आप देख सकते हो कि क्रमानुपाती है, तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसके बाद में हम निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, करो बोल। इसके बाद जो देखिए अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इससे पहले हमने एक अक्षीय रेखा पे पढ़ा था, और ये दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, निरक्षीय रेखा पर। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें देखना है, सोच करना है।
लेकिन अब निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है? निरक्षीय का मतलब होता है कि जो आपने विद्युत विध्रुव लिया जा रहा है उससे के केंद्र से लंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं निरक्ष या फिर विषुवतीय। तो ये दोनों एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरक्षीय रेखा क्या होती है या फिर विषुवतीय। तो विद्युत विध्रुव के केंद्र से खींची गई लंबवत सीधी रेखा क्या कहलाएगी? निरक्षीय रेखा। और इसके ऊपर आपको क्या ज्ञात करनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से हमने अक्षीय पढ़ा था उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पहले से पता होना चाहिए। E = आपको बता चुके हैं K2 अपन क्या होता है? R²। ठीक है, तो ये देखना कैसे होगा। तो पहले हम एक विद्युत विध्रुव लेंगे। तो एक विद्युत विध्रुव में क्या होता है? एक तो आवेश होता है -q और दूसरा आवेश होता है +q। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। ये आवेश ले लिया हमने, दो आवेश लेने, एक तो -q आवेश होता है, एक +q आवेश होता है। विद्युत विध्रुव कहेंगे किसे? जब दो आवेश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो तो उनके बीच की दूरी यदि अत्यल्प हो तो इस प्रकार से बना हुआ दूरी कितनी लेके चलते हैं? हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं O। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल a, और ये भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल a। इसके बाद में देखिए यहाँ से टोटल दूरी थी, आपको बताया था कि अत्यल्प दूरी होती है, दोनों आवेश अलग अलग होते हैं, वैसे वैल्यू समान होती है, इनकी परिमाण में समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। तो ये विद्युत विध्रुव बन गया। इसके कारण निरक्षीय रेखा, निरक्षीय आपको बता दिया कि इसके केंद्र से लंबवत सीधी खींची गई रेखा, यानी कि इसके लंबवत रेखाएं खींचनी है हमें सीधी। तो ये हमने एक सीधी रेखा खींच ली, तो ये इसकी निरक्ष होगी केंद्र से। ये जो 90 डिग्री का है ये कोण, तो इससे खींची गई जो रेखा होगी उसको हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। इस निरक्षीय रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं इस निरक्षीय रेखा पर एक पॉइंट P ले लिया, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, इस -q आवेश के कारण पहले इस बिंदु से मिलाएंगे तो पहला आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, +q को दूसरा मान लेते हैं तो इसको एक पॉइंट दे देते हैं और इसको पॉइंट देते हैं B। ठीक है, तो -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसको हम मिला देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? आपको बताया गया था कि -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? अंदर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये अंदर की ओर। ठीक है, और इस +q के कारण किधर हो जाएगी डायरेक्शन? इसको हम मिला देते हैं। इसको हम मिला देते हैं ये पॉइंट B को, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की ओर। ठीक है, तो दो विद्युत क्षेत्र हो गए अपने पास, एक तो ये तो हो गया E1 मान लेते हैं पहला है, और ये हो जाएगा E2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि दोनों समान कोण पर झुके हुए थीटा कोण पर और ये थीटा कोण पर। अभी इस अक्षीय और निरक्षीय में सेम क्या है? आपको मैंने बताया था कि अक्षीय में हमने केंद्र से दूरी ली थी r, तो वैसे ही इसमें भी हम दूरी लेंगे r कहां से? केंद्र से। तो ये दूरी ले लेते हैं अपन, कितनी होगी? r। ठीक है, तो कोई ये बता सकता है कि ये दूरी कितनी होगी या ये दूरी कितनी होगी? तो आपको पता लग रहा है कि ये पाइथागोरस वाला जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, उसमें क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना आएगा? ये तो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो हो गया r² प्लस a²। तो ये कर्ण का स्क्वायर है और कर्ण निकालेंगे तो कितना जाएगा? √, है ना? क्योंकि आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कितना? कर्ण तो ये है a से लेकर p, तो हमें AP निकालना है, कितना होगा? तो AP का स्क्वायर है, लंब कितना है? ये है r², आधार कितना है? आप देख सकते हो आधार की दूरी जो है इसमें कितनी है? a, तो a²। और जब कर्ण निकालोगे केवल तो कितना जाएगा? √में r² प्लस a²। सिमिलरली ये भी कितना आएगा? ये भी इतना ही आ जाएगा, √में r² प्लस a²। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। अब हम बस विद्युत क्षेत्र का मान और निकालना है, कितना होगा? तो देखिए मैं इसको एक Z आकृति बना देता हूँ। ये मैंने एक Z आकृति बना ली यहाँ पे। इस Z आकृति बनने से क्या होगा कि ये अल्टरनेट कोण बन जाएगा, एकांतर कोण। गणित की लैंग्वेज में थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी सेम एंगल में डिवाइड हो जाएगा थीटा, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा cos थीटा होगा और कौन सा sin थीटा। तो देखिए ये E1 है, E1 के साथ जो बेस के साथ कोण बनता है आधार के साथ वो हो जाता है cos थीटा, तो ये तो आ जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, और
E1 साइन थीटा कौन सा होगा, तो इस डायरेक्शन के लंबवत दिशा में ये है, तो ये डायरेक्शन में आएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, अब ये इसके B के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र माना है E2, ये किस तरफ है, बाहर की ओर है, तो ये थीटा इसके साथ बन रहा है, तो ये हो जाएगा E2 क्या, cos थीटा हो जाएगा। और इसका जो लंबवत डायरेक्शन होगी, तो ये लंबवत डायरेक्शन है, ये कितना हमारा आएगा E2 साइन थीटा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि इतना क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर दो हमने एक द्विध्रुव लिया है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है, हमने 2a मानी थी। ये यहाँ पे इसलिए 2a ली गई थी कि ताकि इसको डिवाइड करना आसान हो जाता है। अब ये दूरी कितनी हो गई, a, और ये भी a। लंबवत निरक्षीय रेखा पे निकालना है, तो आपको बताया गया था कि इसके केंद्र से खींची गई लंबवत सीधी रेखा जो होती है वो कौन सी रेखा होती है, निरक्षीय रेखा। तो ये निरक्षीय हो जाएगी 8 दूरी पर। एक बिंदु P लिया है जहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसके कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी अंदर की तरफ। तो मान लेते हैं कि ये तो है E1, ठीक है। तो E1 का मान, ये हमने एक जेड आकृति ले ली इसके ऊपर, ताकि हमें पता लग जाएगा कि इसके लिए कौन कौन से फैक्टर आने वाले हैं। तो ये E1 का इस आधार के साथ घटक आएगा E1 cos थीटा, लंबवत दिशा में घटक हो जाएगा sin थीटा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा E2, इसका लंबवत घटक E2 sin थीटा, और आधार वाला जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि क्या इसमें हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। वैल्यू की बात करते हैं तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 मान रहे, सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा। तो आप देखिए E1 का मान कितना होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या फॉर्मूला होता है, KQ अपॉन R। तो KQ आवेश हो गया Q, ठीक है, और R स्क्वायर। अब R स्क्वायर की बजाय अपने को दूरी ये लेनी होती है यहाँ से, मतलब इसके पॉइंट से, क्योंकि आपको उसमें भी बताया गया था कि अक्षीय में भी कि माइनस क्यू आवेश से टोटल दूरी लेनी है बिंदु P की। तो आप देखिए कि दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये। तो इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट में है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो क्या आंसर आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे यदि हम E2 का मान बताएं, E2 की वैल्यू देखें, ये परिमाण दिया जा रहा है इसका, E2 का मान देखें तो कितना आएगा, E2 है इसके कारण बिंदु P पर आवेश उपस्थित है प्लस Q, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। तो आप देख सकते हो इस पर आवेश है सेम KQ अपॉन दूरी वही है, जितनी है इतनी ही है, तो ये भी इतना आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 1 और इसको नंबर देता हूँ 2। आप दोनों वैल्यू देख सकते हैं कि क्या दोनों वैल्यू डिफरेंट है या सेम है। तो आप देखो यहाँ से E1 का मान भी वही आ रहा है जो है कि E2 का है, यानी कि KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि क्या दोनों वैल्यू परिमाण में क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान परिमाण में क्या है, सेम है, यानी E1 और E2 का मान दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं कि टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा में निकालने के लिए हम इसके फैक्टर लेते हैं। तो हमने दो फैक्टर में इसको डिवाइड किया, एक cos थीटा और एक sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इसका E1 sin थीटा फैक्टर जो है वो तो नीचे की ओर, ये तो आप घटक देख पा रहे हो नीचे की ओर है, और E2 sin थीटा किधर है, ऊपर की ओर। और आपको मैंने बता दिया कि E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 और E2 क्या है, बराबर, ये दोनों वैल्यू तो है बराबर। अब एक तो ऐसे कहें कि E1 E2 का मान E के बराबर मान लो, तो E1 की जगह में E लिखूं तो ये E sin थीटा एक तो हो गया नीचे की तरफ और एक E sin थीटा हो गया ऊपर की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग, यानी कि एक वैल्यू तो हो गई प्लस की और एक हो गई माइनस की। तो क्या दोनों एक दूसरे को काट देंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों की दिशा अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। तो एक दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यदि बात करें cos थीटा की, तो आप देखो ये E2 cos थीटा, E1 cos थीटा दोनों सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों दिशा कौन सी है, एक ही साइड हो गई। तो एक ही तरफ होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यदि इसकी दिशा की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आवेश वाले की तरफ है, यानी कि इस P की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस Q आवेश की तरफ होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा,
ये दोनों फैक्टर तो है बराबर, क्योंकि E1 और E2 का मान तो बराबर है, इसलिए दोनों फैक्टर बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो दोनों घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आने वाली है वो किसकी वजह से आएगी, निरक्षीय स्थिति में इस cos थीटा फैक्टर की वजह से, क्योंकि ये दोनों तो हो रहे हैं, कट रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों एक डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। अब बस आपको इन्हीं का मान निकालना है। आप कह रहे हो कि E1 और E2 का मान बराबर है, तो E2 की जगह क्या हम E1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस ये भी E1 cos थीटा, तो टोटल कितना हो गया वैल्यू, E1 और E1 कितना जाएगा 2E1 cos थीटा। क्या होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमें बस इतना ही मान निकालना है, एक तो हमें cos थीटा का मान निकालना चित्र से, और एक हमें E1 का मान हम निकाल चुके हैं, तो दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू आप रख सकते हो। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी निरक्षीय रेखा की स्थिति में, तो E टोटल, डायरेक्शन हम बाद में यूज कर लेंगे सदिश रूप में, तो 2। E1 का मान कितना है, E1 का मान ये रहा, तो मान रख देते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू है। मल्टीप्लाई किससे करना है, cos थीटा से। अब या तो आप चित्र से cos थीटा का मान निकालो, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हो गया आधार, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार तो कितना है, आप देख पा रहे हैं a है, और कर्ण कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो गया a और कर्ण हो गया ये, तो cos थीटा की जगह इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, आधार बटा कर्ण, कर्ण है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको जब सोल्व करेंगे, तो मैं देखो इस 2 को अंदर भेज रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा अपने को, तो KQ इंटू हो गया 2A, और अपॉन में क्या आ रहा है, देखिए ये तो है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1, पूरी एक घात है, और ये अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, तो एक और आधी मिलकर के कितनी हो जाएगी, 1.5 घात हो जाएगी, यानी कहने का मतलब 3/2। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात कितनी, 3/2। ये Q इंटू 2A किसके बराबर होता है, आप एक बार यदि आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं कि Q इंटू 2A क्या होता है, या फिर ये इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हम इसके वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको ये पता नहीं लगता है, तो आप इससे पहले का वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि Q इंटू 2A किसके बराबर होता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि Q इंटू 2A होता है द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर, यानी कि जब दो आवेश अत्यल्प हो, मतलब जब दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो, और उनके बीच की दूरी अत्यल्प हो, तो किसी एक आवेश का परिमाण और दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिखेंगे, तो K इंटू P, सॉरी एक बार ऐसे लिख देता हूँ मैं, P लिख देता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, और ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात कितनी, 3/2। ये निरक्षीय रेखा की स्थिति में आ रहा है। अब एक कंडीशन और लेंगे इसकी, और इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो मैं सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, पहुंच करो। अब देखिए KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2 आ गया। अब आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में दूरी जो होती है 2A, वो अत्यल्प है। अब 2A का ये और आधा हो गया A, तो ये और भी छोटा मान हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि R बड़ा है कि A बड़ा है, तो हम जानते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि R बड़ा है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो एक कंडीशन लेते हैं, लेट मान लिया, और मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है कि R की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, A से, देन हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, A स्क्वायर से। तो हम A वाली टर्म को नगण्य मान करके छोड़ेंगे, और टर्म कौन सी बच जाएगी अपने पास, सिर्फ R वाली। तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से देखिए, निरक्षीय रेखा पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आने वाली है, KP अपॉन, ऊपर तो K है, ये है P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2 था, तो A को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, KP अपॉन R क्यूब।
और यदि हम इसको सदिश रूप में निरूपित करें तो ई निरक्षीय जो आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन आर क्यूब तो हो गया होगा, और डायरेक्शन क्या जाएगा आर केप की बजाय में क्या लिखूंगा, डायरेक्शन कौन सी होगी माइनस का पी केप, या फिर माइनस का जो क्यू आवेश की जो डायरेक्शन है, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा कि बी से ए केप लिख सकता हूँ, और या फिर डायरेक्शन हम सीधा लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ये चल रही है इधर वाली माइनस क्यू आवेश, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ये पी है, आपको इधर नहीं जाना, प्लस वाली साइड नहीं जाना है, आपको जाना है इधर, तो हम क्या लिख रहे हैं माइनस का पी के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो निरक्षीय रेखा में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो डिपेंड करती है दूरी के ऊपर, और वो भी थर्ड पावर के, ठीक है। तो सेम ही दोनों में फर्क पड़ता है। हमने देखा कि अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सेम ही प्राप्त हो रही है। सेम नहीं, केवल इतना मल्टीपल मिलता है कि अक्षीय स्थिति में तो 2 गुना आती है, यानी कि हमने देखा था कि अक्षीय स्थिति में हमने वैल्यू निकाली थी, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि 2 kp अपॉन आर क्यूब था, और इसमें कितना आ रहा है kp अपॉन आर क्यूब। तो इस kp अपॉन आर क्यूब की जगह हम क्या निरक्षीय लिख सकते हैं, तो ये इसकी जगह हम यदि लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि ई अक्षीय जो होता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुनी होती है निरक्षीय की स्थिति में। तो ये है एक नया फॉर्मूला कि ये हो जाएगा ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 ऑफ ई निरक्षीय। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और फिर इतना ही आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे आप, तो आप यहाँ से एक एक करके हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है, खाली हमें इसमें फैक्टर में डिवाइड करना था। निरक्षीय स्थिति के अंदर हमने 2 आवेश लिए थे, एक द्विध्रुव लिया था जिसके केंद्र से जो टोटल दूरी बीच की दूरी थी वो 2a थी, केंद्र की दूरी हो गई आधी आधी, और यहाँ से एक निरक्षीय रेखा पर हमने एक बिंदु लिया था P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी इसमें आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप बता सकते हैं, और दोबारा भी आप देख सकते हैं ध्यान से कि हमें क्या करना था। बस खाली इसमें फैक्टर में डिवाइड करना था, क्योंकि निरक्ष में जो है वो कंडीशन सेम नहीं रहती, फैक्टर में डिवाइड हो जाता है, और फैक्टर में आप देख रहे हो कि E1 और E2 का मान रहता है सेम, इसलिए साइन थीटा वाला फैक्टर तो एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू तो रहेगी प्लस की और दूसरी वैल्यू रहती है माइनस की, और वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को काट देंगे, और ये दोनों एक तरफ होने की वजह से दोनों फैक्टर गुड, इसमें जो टोटल मान आने वाला है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा का मान आपको त्रिभुज से निकालना है, E1 E2 का मान हमने निकाल रखा, दोनों की वैल्यू सेम है तो E1 रख देंगे, तो 2E1 cos थीटा, एक में E1 का मान रखिए, cos थीटा रखना है, और लास्ट में कंडीशन लगानी है। अब देखिए इन 2 क्वेश्चन जो आपको अभी लास्ट वाले बताए उनमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हर बार आता रहता है। आप इससे आने वाले पीछे वाले पेपर्स में देखना, आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेंगे, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे इंपोर्टेंट यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। अब इसके बेसिस पर एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, ठीक है। चलो पहुंच। अब देखिए इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन जो है वो हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में हमने पढ़ लिया। अक्षीय में बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो 2 इंटू kp अपॉन आर क्यूब आती है, और निरक्षीय में हमने देखा कि kp अपॉन आर क्यूब आ रही है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको वैसे नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा ताकि ये क्लियर हो जाए। और आप में से केवल कुछ स्टूडेंट्स ही है जो इसका आंसर बता पा रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन का, बाकी स्टूडेंट्स नहीं बता रहे, तो वो ध्यान दें और उनके ऊपर मतलब जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो टाइम पे करते रहे, क्योंकि आगे जब आएगा जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम उसकी वापस से प्रिपरेशन कर पाए। तो आपको जाकर के देखना तो यही पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर लें, और जितना भी टाइम मिलता है उसका आप सही ढंग से सदुपयोग करें, ठीक है। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन देख लीजिए, यदि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में दे रखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया हो, तब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितनी होगी, तो सॉरी निरक्षीय स्थिति में, यहाँ पे अक्षीय तो दे रखा है, आपको निरक्षीय में ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, अक्षीय में नहीं, क्योंकि अक्षीय स्थिति में तो दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तब निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और एक सवाल मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूँ इसके अंदर कि कोई भी आपको एक एग्जांपल जो है आपको ये बताना है कि धनावेश और जो ऋणावेश हमने शुरू में पढ़ा था वो नाम किसने दिए थे। धनावेश और ऋणावेश जो आवेश के नाम थे वो कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ओके बाय।